Hello everyone, today in this video we will discuss about short wave diathermy. So diathermy एक ग्रीक वर्ड है जिसे आप ब्रेक करके देखेंगे तो डाया मीन्स होता है थ्रू एंड थर्मी इज रिलेटेड टू हीटिंग. So that means through heating or there are various type of diathermies. We have short wave diathermy, microwave diathermy, long wave diathermy, and nowadays we have shock wave diathermy. So in this video we will discuss about short wave diathermy. So this is a use of high frequency electromagnetic waves that produce heat. हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ करके हम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये जो हीट है दैट इज़ नॉन आयनाइजिंग हीट जिसकी फ्रिक्वेंसी जो रहती है ना वो 10 मेगाहर्ट्ज़ से 100 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में रहती है. जो थेरेपेटिकली यूज फ्रीक्वेंसी है कॉमनली वो है आपकी 27.12 मेगाहर्ट्ज़ और जो वेवलेंथ हम यूज़ करते हैं वो होती है 11 मीटर. ठीक है, और इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में जो हमें डीपेस्ट फॉर्म ऑफ हीट जो है वो प्रोवाइड होता है. कुछ और भी फ्रीक्वेंसीज हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं बट दीज आर लेस कॉमन लाइक फ्रीक्वेंसी ऑफ 40.68 मेगाहर्ट्ज़ एंड वेवलेंथ ऑफ 7.5 मीटर and another pair is frequency of 13.56 megahertz and wavelength is 22 meter. तो आप इतने सारा याद नहीं रख सकते तो you just remember the commonly used therapeutic frequency that is 27.12 megahertz and the wavelength is 11 meter. Next is the principle. So such high frequency current of 10 मेगाहर्ट्ज़ से 100 मेगाहर्ट्ज़ का करंट प्रोड्यूस करने के लिए इट कैन बी ओनली प्रोड्यूस बाय डिस्चार्जिंग अ कंडेंसर. एक कंडेंसर चाहिए हमें, डिस्चार्जिंग कंडेंसर दैट हेल्प इन ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू एन इंडक्टेंस. इंडक्टेंस क्या होता है? एक ऐसी टेंडेंसी किसी भी मटेरियल की, किसी कंडक्टर की जो कि अपोज कर सके चेंज इन करंट फ्लो. राइट, यानी कि वो जो आपका करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसको चेंज नहीं होने देगा, उस चेंज को अपोज करके रखेगा. Of low ohmic resistance. So resistance is basically the opposition of current flow. Okay, which resistance क्या होता है? आपके current के flow को oppose करता है ना. So we need this to make a circuit. अगर आपको बहुत हाई फ्रिक्वेंसी का करंट रिक्वायर है तो आपका जो कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस है ना इट शुड बी स्मॉल. अब कैपेसिटेंस क्या होता है? ये किसी भी ऐसे मटेरियल की कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करके रख सके. और अगर सिमिलरली अगर आपको लो फ्रिक्वेंसी चाहिए तो आपका जो कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस है इट शुड बी लार्ज. यही मैकेनिज्म जो है आपका हाई फ्रिक्वेंसी करंट प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिस्टम. जो आपकी शॉर्ट वेव डायथर्मी है इस पूरे सिस्टम के अंदर आपके दो सर्किट्स बनते हैं. एक आपका मशीन सर्किट होता है, दूसरा आपका पेशेंट सर्किट होता है. ठीक है, तो इसमें इसकी कंस्ट्रक्शन में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं. दैन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन पार्ट. एंड अगर आप इसका कंस्ट्रक्शन समझ जाएंगे अल्टीमेटली इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी आपको समझ में आ जाएगा. सो बेसिकली जो आपका मशीन सर्किट होता है ना इसे आप जनरेटर सर्किट भी कह सकते हैं. इसके अंदर आपका मेन सप्लाई होता है जो कि एसी होता है 220 से लेके 240 वोल्ट तक हो सकता है जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 साइकिल्स पर सेकेंड. नेक्स्ट है आपका ट्रांसफार्मर. इसमें दो ट्रांसफार्मर्स होते हैं, स्टेप डाउन एक स्टेप अप. जो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है ना वो इनिशियल जो एसी सप्लाई आ रही है 220 से 240 वोल्ट उसको स्टेप डाउन कर देता है यानी उसके पावर को कम कर देता है टिल 20 वोल्ट्स. और इसका जो सेकेंडरी कॉइल होता है आपके जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें दो कॉइल्स होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी. तो जो इसका सेकेंडरी कॉइल होता है वो आपके जो ट्रायड वाल्व है इसके फिलामेंट से कनेक्ट होता है. और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो आपका इनिशियल करंट था 220 वोल्ट से 240 वोल्ट्स वाला करंट वो आपके 4000 वोल्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है यानी कि जो करंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, स्टेप अप हो जाता है. और इसकी जो सेकेंडरी कॉइल होती है वो आपके ऑसिलेटर सर्किट से और एनोड प्लेट जो है आपके ट्रायड वाल्व में उससे कनेक्टेड होती है. उसके बाद आपका आता है ट्रायड वाल्व. अब ट्रायड वाल्व क्या होता है, इसका क्या काम है? ये एक आपका थर्मियोनिक वाल्व है जो कि आपके इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अलाउ करता है एक डायरेक्शन में, सिर्फ वन डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका फ्लो होता है. जब भी करंट प्रोड्यूस होगा सर्किट के अंदर करंट आएगा तो उससे फिलामेंट हीट अप हो जाएगी. जैसे ही फिलामेंट हीट हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम कैथोड टू एनोड. ठीक है, ये आपका ट्रायड वाल्व का काम है. और इसके अंदर एक आपका थर्ड इलेक्ट्रोड भी होता है जिसे आप ग्रिड कहते हैं. ठीक है, जो कि आपके कैथोड और एनोड के बीच में होता है और ये ग्रिड आपके ग्रिड लीक सर्किट से कनेक्ट होता है. उसके बाद आपका आता है व्हाट इज़ ग्रिड लीक सर्किट. तो ग्रिड लीक सर्किट जो होता है ना ये एक वेरिएबल कंडेंसर होता है. इसके अंदर एक रेजिस्टेंस होता है जो आपके ट्रायड वाल्व के ग्रिड से
कनेक्ट होता है। देन आपका इसमें ऑसिलेटर है, ठीक है, ये एक आपका स्टेबल कंडेंसर इसके अंदर होता है। ग्रिड लीक में हमारे पास वेरिएबल कंडेंसर था, इसमें आपका स्टेबल कंडेंसर होता है और एक ऑसिलेटर कॉइल होता है, ठीक है, जो कि आपकी हाई मैग्नेटिक करंट जो है प्रोड्यूस करती है एंड आपकी हाई मैग्नीट्यूड की फ्रीक्वेंसी भी प्रोड्यूस करती है। और ये जो है आपके रेजोनेटर सर्किट में, ऑसिलेटर से जो भी हमारा हाई फ्रीक्वेंसी हाई मैग्नीट्यूड करंट रेजोनेटर सर्किट में आ गया है, देन आपके रेजोनेटर सर्किट का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी एंड हाई मैग्नीट्यूड का जो करंट होता है ना, वो ऑसिलेटर सर्किट से रेजोनेटर सर्किट में आपका आता है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू जो करंट है वो ऑसिलेटर से रेजोनेटर कॉइल में ट्रांसफर हो जाता है। देन आपका आता है रेजोनेटर कंडेंसर। दिस इज़ अ वेरिएबल कंडेंसर used for tuning the machine and patient circuit to provide maximum heating to the tissue। टिश्यू को मैक्सिमम हीट प्रोवाइड हो सके उसके लिए हम रेजोनेटर कंडेंसर को ट्यूनिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो हमारा डिवाइस है ना, ये आपके इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके भी रखता है, जो आपका कंडेंसर है, रेजोनेटर कंडेंसर है। सो बेसिकली जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रखता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस करा, उसमें वो डाइइलेक्ट्रिक होता है हमारा, ठीक है। तो उसमें 2 मेटल प्लेट्स होती हैं जो कि आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करके रखती है। देन आपके इलेक्ट्रोड्स आते हैं, ये आपका SWD जो होता है शॉर्ट वेव डायथर्मी, उसका आउटपुट होता है जो कि आपके इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होता है। एंड जो आपकी बॉडी में, पेशेंट की जो बॉडी है, टिश्यू है, उसमें ये पोजीशनड होता है। और जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं वो बहुत टाइप के हो सकते हैं, पैड इलेक्ट्रोड, डिस्क इलेक्ट्रोड। वी हैव एमीटर जिससे हम रीडिंग लेते हैं। देन हमारे पास टिश्यू होता है, टिश्यू यानी कि जो पेशेंट का वो बॉडी पार्ट जो हमें ट्रीट करना है, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करते हैं पेशेंट की स्किन के ऊपर। एंड ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉर्ट वेव जो है इंड्यूस करती है, जो पेशेंट की बॉडी में पेनिट्रेट करता है, हीट को प्रोड्यूस करता है, एंड दैट इज रिजल्ट इन रिलीफ ऑफ पेन एंड स्वेलिंग। नेक्स्ट इज़ द वर्किंग ऑफ SWD। सो जो आपका AC करंट है मेन सप्लाई से, वो आपके प्राइमरी कॉइल से पास होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल से पास होता है और एक EMF जनरेट करता है सेकेंडरी कॉइल में। सो आपका जो AC का मेन सप्लाई था वो 220 से 240 वोल्ट का था, जो अब स्टेप डाउन होने के बाद 20 से 25 वोल्ट का जो करंट है वो आगे फ्लो होता है आपके फिलामेंट ऑफ वेल्व में। अब जब वेल्व में करंट फ्लो होगा तो जो फिलामेंट होती है ना, वो हीट अप हो जाती है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट हो जाता है, इसे हम कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन, ठीक है। और जो आपकी दूसरे वाला ट्रांसफार्मर था, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, उसमें जो 220 से 240 वोल्ट वाला जो वोल्टेज था वो स्टेप अप होकर के सेकेंडरी कॉइल में जो EMF इंड्यूस होता है वो 4000 वोल्ट्स का होता है, ठीक है। अब एनोड जो होता है वेल्व का वो पॉजिटिव है और फिलामेंट नेगेटिव है, तो करंट वहाँ पे आराम से एनोड सर्किट बनाती है और फ्लो होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो फिलामेंट में इंक्रीज़ हो जाता है तो जो आपका ऑसिलेटर कॉइल है ना, C to D डायरेक्शन में, वहाँ से आपका करंट फ्लो होता है एंड देन इट बैक टू द फिलामेंट। जैसे इलेक्ट्रॉन C to D फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इंक्रीज़ होगा तो एक EMF इंड्यूस होने लगता है आपके एक कॉइल A एंड B। अब डायग्राम में देखिए, जो AB कॉइल है इसमें एक EMF इंड्यूस हो जाएगा C D में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से, ठीक है, in the direction that the electron will move to the grid of the valve and making it negative। अब ये इलेक्ट्रॉन आपके वाल्व के ग्रिड में चले जाएंगे और जो आपका वाल्व है ना वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो आपका फिलामेंट ऑफ वाल्व था वो पहले पॉजिटिव था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूस फ्लो होगा तो अपोज करने की वजह से ये नेगेटिव हो जाएंगे, तो जो आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होना फिलामेंट के अंदर वो ब्लॉक हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे ही वो ब्लॉक होने लगेगा तो इट विल लीड्स टू डाइंग ऑफ करंट इन द एनोड सर्किट। जो आपका एनोड सर्किट है उसमें करंट जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। अब इस रिडक्शन को कम करने के लिए आपका सेल्फ इंड्यूस EMF जो है वहाँ पे जनरेट होने लगेगा, क्योंकि कोई भी सर्किट अपने अंदर में से करंट के फ्लो को ख़त्म नहीं करना चाहती है, ठीक है। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो EMF होगा ना, इट ट्राई टू प्रिवेंट द फॉल ऑफ करंट बाय ऑफरिंग अ रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट में एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करके जो सर्किट है वो अपने आप को प्रिवेंट करेगा कि वो टोटली डिस्चार्ज ना हो, ठीक है। एंड इसी की वजह से जो आपका चार्ज कंडेंसर है, दैट इज़ योर X जो कि पॉजिटिव है एंड Y दैट इज़ नेगेटिव, इनकी जो पोलैरिटी है दैट इज़ अपोजिट टू द अर्लियर वन, इनकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। जब सेल्फ इंड्यूस EMF टोटली डाई हो जाएगा तो जो आपका कंडेंसर है ना, इट विल अगेन डिस्चार्ज थ्रू द ऑसिलेटर कॉइल
बट इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर क्या होगा, D to C हो जाएगा आपका फ्लो। अब फ्लो ऑफ करंट जब D to C होगा तो एक EMF अगेन इंड्यूस हो जाएगा आपके A and B कॉइल में। क्लियर? इस तरीके से आपका होगा कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है ना वो फिर A to B मूव करेंगे तो ग्रिड लॉस होने लगेगा। सो ग्रिड का जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो सारा लॉस हो जाएगा, दोबारा से एनोड करंट फ्लो होने लगेगी। दिस सीक्वेंस इज कंटिन्यू। हर बार आपका कंडेंसर चार्ज होगा, देन डिस्चार्ज होगा ऑसिलेटर सर्किट के थ्रू, लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी करंट, यानी कि SWD आपका प्रोड्यूस हो जाएगा। अब जो आपका रेजोनेटर कॉइल था ना EF, ठीक है, आपके इस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लाई करती है। दे सेट अराउंड द ऑसिलेटर कॉइल, सो प्रोवाइड दैट टू सर्किट आर रेजोनेंस। यहाँ पे दोनों ही सर्किट क्या होंगी, रेजोनेंस में होंगी, ठीक है, और हाई फ्रिक्वेंसी करंट जो होगा उसमें इंड्यूस होगा। सो ये करंट आपका जो ऑसिलेटर सर्किट है उसके थ्रू सप्लाई होगा टू द पेशेंट। इज द प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय हाई फ्रिक्वेंसी करंट। अब आपके हाई फ्रिक्वेंसी करंट से हीट तो प्रोड्यूस हो रहा है टिश्यू के अंदर, बट वो कैसे हो रहा है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो उसमें टेक्निक है दैट इज योर टू एंड फ्रो, यानी कि आयनाइजेशन। अब सपोज दिस इज योर नेगेटिव चार्ज, दिस साइड देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज। सो जितने भी लिविंग टिश्यू होते हैं ना उसमें नंबर ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपके आयन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, और रिपल्सिव और अट्रैक्शन फोर्स इनके बीच में होता है। तो जैसे ही आपका SWD का एक्सपोजर होगा तो ये जो मूवमेंट है ना ये और ज़्यादा एक्सलरेट हो जाती है, ठीक है, और जब ये मूवमेंट और ज़्यादा एक्सलरेट हो जाएगी तो मॉलिक्यूल्स जो है ना वो ऑसिलेट करने लगेंगे और काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी उसमें हीट एनर्जी में। क्लियर? सो अल्टीमेटली हीट प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट जो मेथड है वो आपका है डाइपोल मेथड। अब कुछ जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं लिविंग टिश्यू में उसमें दोनों ही पोलैरिटीज़ होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे कि आपका H2O है, दैट इज़ वाटर, प्रोटीन, ये सारे डाइपोलर मॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। सो ये भी इलेक्ट्रिकल फील्ड से अफेक्ट होती है। जैसे ये SWD के एक्सपोजर में आती हैं तो ये क्या करने लगती है, रोटेट होने लगती है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव के अलॉन्ग एंड नेगेटिव पॉजिटिव के साइड, ठीक है। सो जिससे आपके मॉलिक्यूल्स का रोटेशन हो जाता है एंड इट विल लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ हीट। काइनेटिक एनर्जी इंड्यूस होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा ही, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी विल अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। नेक्स्ट है आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं लिविंग टिश्यू में जो ना तो पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव होते हैं, उन्हें हम नॉन पोलर कहते हैं, जैसे कि आपके फैट सेल्स हो गए। अब क्योंकि ये इंसुलेटर हैं पूरी तरीके से तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना इसमें फर्मली हेल्ड होते हैं इसके न्यूक्लियस में, ठीक है, जो कि इजीली डिस्प्लेस नहीं हो पाते। लेकिन जब ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सपोजर में आती हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड इसमें से मतलब इसमें SWD का एक्सपोजर होता है तो जो आपकी मॉलिक्यूल्स हैं ना उनका डिस्टॉर्शन शुरू हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जो इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बने होते हैं, जो सेंटर में ये फिल्म होते हैं, ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होते हैं वो डिसऑर्डेड हो जाते हैं और जिसकी वजह से अल्टीमेटली हीट प्रोड्यूस होता है। तो लिविंग टिश्यू के अंदर जितने भी फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है, दैट कंटेन गुड क्वालिटी ऑफ फ्लूइड, ऐसे कितने जितने भी आपके टिश्यूज़ हैं जिसमें फ्लूइड है, ठीक है, तो उसमें जब भी इलेक्ट्रिकल फील्ड पास होगी तो वाइब्रेशन होगा आयंस का, रोटेशन होगा आयंस का, ठीक है, और जो आपके अदर टिश्यूज़ हैं जैसे फैट सेल्स हैं, इंसुलेटर्स हैं, उनमें डिस्टॉर्शन होगा। तो इन सारे मेथड से क्या होगा, इट विल लीड्स टू द प्रोसेस जिसमें ऑल दिस प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूट अ करेंट एंड प्रोड्यूस द हीट इन अकॉर्डेंस विद द जूल्स लॉ। जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये सारे ही जो प्रोसेसेस हैं ना वो हीट प्रोड्यूस कराते हैं, और ये जो हीट की जो क्वांटिटी होगी, ठीक है, दैट इज़ जो अमाउंट ऑफ चार्ज है दैट इज़ Q इज इक्वल्स टू I²RT। नेक्स्ट इज़ द ट्यूनिंग ऑफ सर्किट। सो जैसे ही आप इलेक्ट्रोड को प्लेस कर देते हैं पेशेंट की बॉडी में तो जो आपका कैपेसिटेंस होता है वेरिएबल कैपेसिटी का वो आप तब तक एडजस्ट करते हैं अंटिल द प्रोडक्शन ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ रेजोनेटर सर्किट। जो आपके रेजोनेटर सर्किट का इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस है वो इक्वल ना हो जाए आपके ऑसिलेटर सर्किट के। क्लियर? क्योंकि जब आपका ऑसिलेटर सर्किट और रेजोनेटिंग सर्किट एक साथ ट्यून होंगे तभी जो आपका मैक्सिमम एनर्जी है ना वो पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफर हुई है या नहीं, इसके लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं, लाइक आपकी इक्विपमेंट है उसमें लाइट्स लगी होती हैं जो कई बार ऑन होने पे ब्लो करती है, या फिर आपका जो लाइट है उसका कलर चेंज हो जाता है, जनरली ब्लू कलर का हो जाता है जब वो आपकी मशीन जो है वो ट्यूनिंग में आ जाती है। एंड आप एमीटर में भी चेक कर सकते हैं, जब आपकी मशीन ट्यूनिंग में रहेगी तो जो एमीटर रहेगा ना उसका मैक्सिमम आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा। देन आप
कई बार क्या होता है कि जो आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसमें या फिर केबल के एंड्स में ना एक ट्यूब होती है जिसमें नियॉन गैस होती है। तो जब आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है करंट का, जब आपका सर्किट रेजोनेंस में होता है उस टाइम वो ट्यूब ग्लो करने लग जाती है। तो ऐसे भी चेक किया जा सकता है कि मशीन ट्यूनिंग में है या नहीं है। लेकिन आजकल हमारे पास ऑटोमेटिक रेजोनेटर्स हैं, तो हमें, या फिर आप ऑटोमेटिक ट्यूनर्स भी कह सकते हैं, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इतना सब कुछ चेक करने की। लेकिन ये आपकी सिलेबस का पार्ट है तो आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज़ अबाउट द SWD. In next video we will discuss about indication, contraindication and methods. So stay tuned for upcoming videos. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.